Hello everyone, myself संदीप बिश्नोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जैसा आप लोग कुछ लोग जानते हैं मुझे, शुरू में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे इसी वैकेंसी के बारे में। तो मैं प्रेजेंटली जो है मैं वर्क कर रहा हूँ इन्हीं पावर कंपनीज़ में से एक कंपनी है JDVVNL जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें एज ए अकाउंट ऑफिसर मैं प्रेजेंटली वर्क कर रहा हूँ सिंस 2018 और अब चल रहा है 2021। तो करीब करीब 3 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। और उसके अलावा तो मैं जो करता हूँ आप जानते ही हो। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब किसी को हो सकता है इम्पोर्टेंट लगे, जिसको उत्सुकता है इस चीज़ के बारे में जानने की, और कुछ के लिए इरेलेवेंट हो, लेकिन जो भी है एक मुद्दा है बात करने का। हम लोग कोशिश करते हैं हर हफ्ते कुछ कोई इन्फॉर्मेटिव कुछ नई चीज़ आपके सामने ला सकें, और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग मिलता है इन चीज़ों में। जब आप देखते हो, पसंद करते हो, तो और नई नई चीज़ें करने का मोटिवेशन मिलता है। आज चलिए अपन बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। किसकी? एओ और जूनियर अकाउंटेंट दोनों पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरह का काम है। मतलब अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट ऑफिसर का, तो आपके लिए ये रेलेवेंट वीडियो है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली जॉब क्या है, किस तरह की चीज़ें उसमें होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पावर्स है, क्या राइट्स है, क्या क्या परक्यूजेट फैसिलिटीज, सैलरी, वर्किंग आवर्स, लीव्स, हर चीज़ सिस्टमेटिकली हम लोग कवर करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपको ये दिलचस्प लगता है मुद्दा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि राजस्थान में जो पावर सेक्टर है, अपना राजस्थान का पावर सेक्टर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो पावर सेक्टर के अंदर पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और उसके बाद हुआ ये कि सन 2000 के आसपास पूरे इंडिया के अंदर कॉरपोरेटाइजेशन हुआ। मतलब पावर सेक्टर के अंदर कॉरपोरेट कल्चर डाला गया। मतलब एक तरीके से जो ये बोर्ड बने हुए थे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो बहुत बड़े घाटे की दुकान थी, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहे थे, लॉस कमा रहे थे, लॉस लेके आ रहे थे गवर्नमेंट को। जो उसका रेवेन्यू है, राजस्व, उसमें नुकसान कर रहे थे हर साल, करोड़ों में, हजारों करोड़ में क्या कर रहे थे, घाटा जोड़ते जा रहे थे बजट के अंदर। तो ये किसी की सोच रही होगी उस टाइम पे, और उन्होंने एक पूरे इंडिया के अंदर पावर सेक्टर में बड़े ये रिफॉर्म्स के तौर पे आए। और जिसमें हुआ क्या कि ये जो बोर्ड है ये इनएफिशिएंट होते हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह वर्क करते हैं। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट ही तो है, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या किया जाए, इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हटा के कंपनीज बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? कंपनीज बना दिया जाए। और क्योंकि आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये तो जानते होंगे एक कंपनी क्या होती है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है, इसके अपने राइट, अपनी ड्यूटी, अपनी कैपिटल होती है, उसके साथ वो काम शुरू करती है। तो जैसे ही कंपनी बनी, गवर्नमेंट से इनका नाता क्या हो गया, काफ़ी हद तक टूट गया फाइनेंशियली। हालांकि कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही है, लेकिन एक तरीके से ये अलग एक पहचान बन गई, एक व्यक्तित्व बन गया। ठीक है, इसके अपने फ़ायदे, इसके अपने लाभ, इसकी अपनी हानि। इसको लॉस भी हो रहा है तो खुद को ही प्लान करके लॉस को कवर करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी खुद को करना है। ठीक है, सब कुछ इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। बजट भी खुद का, गवर्नमेंट से कुछ भी लेना नहीं देना। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट से कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं सब्सिडी, तो उसका बाकायदा हिसाब किताब होता है कि इतना लिया, एक्स्ट्रा नहीं ले सकते।
जो अपना राइट है वही मिलता है। तो इसी कड़ी के अंदर राजस्थान में जो एक RSEB था उसकी 5 कंपनियां बनाई गई। नाम सुनना, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पहली कंपनी। ये क्या करती है? बिजली का उत्पादन करती है। ठीक है। दूसरी कंपनी बनाई गई राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ये क्या काम करती है? जो बिजली बनाई किसने? उत्पादन ने, या उत्पादन कहीं से लेके आया दूसरी जगह से, उसका प्रसारण करना। तीसरा, 3 बनाए गए क्या? डिस्कॉम। डिस्कॉम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, शॉर्ट में कहते हैं हम इसको क्या? डिस्कॉम। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है? जो प्रसारण ने बिजली वहाँ से लेके आई, इसको घर घर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये 3 एरिया वाइज बना दी। एक जोधपुर के लिए JDVVNL, जयपुर के लिए JVVVNL और अजमेर के लिए AVVVNL। नाम पढ़ लीजिए, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अब उत्पादन के तो क्या होते हैं? पावर प्लांट होते हैं जहां बिजली का क्या होता है? उत्पादन होते हैं। प्रसारण, जो बड़े वाले आप पोल देखते हो इस तरीके से, बड़ी लाइनें जो हाई टेंशन जिसको लाइट बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, वो सारी किसकी होती है? प्रसारण की होती है। छोटे पोल नहीं होते हैं। मतलब ये ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइनें होती है जो क्या करती है? जो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सब स्टेशन होते हैं, क्या कहते हैं उनको? सब स्टेशन। मतलब जो GSS जिसको बोल सकते हैं, गाँव के अंदर जो होता है ना, बड़ा सा बाउंड्री की हुई चारों तरफ, ये प्रसारण अपनी लाइट कहाँ तक पहुँचा देता है? इन सब स्टेशन तक। और इन सब स्टेशन से क्या होते हैं? फिर फीडर बने होते हैं। थोड़ा मैं टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आप, ताकि पूरा आराम से समझे, तभी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को समझ पाओगे। इसमें क्या बने होते हैं? फीडर्स बने होते हैं अलग अलग। जैसे एक लाइन इस गली की तरफ जा रही है, एक गली इसकी तरफ जा रही है, तो हर फीडर वाइज ये लाइनें जा रही है। और फिर यहाँ क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इन ट्रांसफार्मर से क्या दिए जाते हैं? फिर आगे कनेक्शन दिए जाते हैं। और सब स्टेशन में लगे होते हैं पावर ट्रांसफार्मर बड़े वाले, और ये कनेक्शन सबको दिए। अब इन सब की क्या होती है? मंथली बाय मंथली, हर 2 महीने से बिलिंग होती है, बिल जारी किया जाता है और कलेक्शन किया जाता है। फिर JDVNL क्या करता है? कुछ परसेंटेज देता है किसको? प्रसारण कंपनी को। किस नाम पे? ये जो ट्रांसमिशन कर रहा है बिजली का, ट्रांसमिशन चार्जेस के नाम पे। कुछ देता है किसको? उत्पादन को, बिजली की जो कॉस्ट है उसको, प्लस कुछ जो अदर इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, ये भी खरीदते हैं। इनके भी क्या होते हैं? पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं, बिजली खरीदने के एग्रीमेंट। तो जो भी रेट तय होती है, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये पर यूनिट, वो पैसा दे के ये बिजली साल भर खरीदते रहते हैं। और इस तरीके से इनका काम चल रहा है। और ये सब कंपनियां अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। कोई भाईचारा नहीं है कि भाई पहले सब हम एक ही RSEB से निकले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। सबके अपने प्रॉफिट का, अपने लॉस, कंपनी की तरह वर्क कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। एट प्रेजेंट राजस्थान के अंदर ये जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तीनों लॉसेस के अंदर है, फुल्ली लॉस के अंदर डूबी हुई रहती है। उसका कारण है क्या? कि इनके अंदर क्या होते हैं? ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं। मतलब जो बिजली आगे भेजते हैं तो बीच में क्या हो जाती है? बिजली चोरी हो जाती है, या कुछ लाइन में ही बिजली ख़त्म हो जाती है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। 15 से 20% टोटल होते हैं ये लॉसेज। अब ये तीनों तो घाटे में है, ये कुछ प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि इसका कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, सिर्फ पैसे आ रहे हैं, इसको कोई कस्टमर से लॉस नहीं। यहाँ तो अब कोई बिल नहीं भर रहे हैं 10% लोग, तो वो भी सीधा नुकसान है। कनेक्शन काट दोगे लेकिन पैसा तो डूब गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ओर, कि इन कंपनी में से मैं फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, JDVVNL। तो उसके अंदर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा? कंपनी का जो हेड होता है
वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आप जानते हो कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पर्सन हु हैव सब्सटेंशियली द होल ऑफ पावर, जिसके पास सब्सटेंशियली सारी पावर्स होती है, वो कहलाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी लॉ भी यही डिफाइन करता है। एमडी, ठीक है, एमडी के साथ और कौन होंगे, दूसरे क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे। मान लो टोटल 10 डायरेक्टर है, 1 से लेके 10 तक, और 10 में से जो एक डायरेक्टर है वो क्या है, एमडी है, मतलब जिनके पास इन सब की तुलना में ज़्यादा पावर है। अब ये 10 डायरेक्टर में सारे होल टाइम डायरेक्टर नहीं होते, आपको पता है, कुछ होल टाइम होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब जो डे टू डे बिजनेस के अंदर काम नहीं करते, उनका सिर्फ नाम होता है, बोर्ड मीटिंग में आते हैं, बात ख़त्म। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, एमडी तो होल टाइम है, फुल टाइम काम करते हैं। इनके अलावा इनके सपोर्ट करने के लिए 2 होल टाइम डायरेक्टर और होते हैं। एक का नाम होता है डायरेक्टर टेक्निकल, जो टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, और दूसरे होते हैं डायरेक्टर फाइनेंस। यहाँ तक क्लियर है, डायरेक्टर टेक्निकल एंड डायरेक्टर फाइनेंस, और इनको हेड करते हैं कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर टेक्निकल है उनके नीचे होते हैं कौन, चीफ इंजीनियर्स। क्या होते हैं, चीफ इंजीनियर, जो हेड करते हैं किसको, एक जोन को। किसको करते हैं, एक जोन को। अब जोन क्या होता है, जोन बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनाया जाता है एक जोन, जैसे जोधपुर, पाली, सिरोही, 3 डिस्ट्रिक्ट बना के एक बना दिया जोधपुर जोन। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, तीनों बना के मिला दिया एक बाड़मेर जोन। ऐसे बीकानेर जोन, कुछ भी 3-4 जिलों को मिला के क्या बना दिया, जोन। हर जोन का इंचार्ज होता है कौन, चीफ इंजीनियर। फिर उसके नीचे आता है, जोन के नीचे आता है सर्किल। सर्किल का मतलब होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट। सर्किल का मतलब होता है क्या, जिला। और इसके हेड होते हैं कौन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। वो तो थे जोन के इंचार्ज, ये हैं सर्किल के। देन सर्किल से नीचे होता है डिवीज़न, यानी खंड, और डिवीज़न के इंचार्ज होते हैं कौन, एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फिर डिवीज़न के नीचे होता है सब डिवीज़न, उपखंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, या तहसील बोल सकते हो आप, या ब्लॉक बोल सकते हो। उनके इंचार्ज होते हैं कौन, AEN, असिस्टेंट इंजीनियर। और उसके नीचे होते हैं कौन, विलेज स्तर पे JEN, जूनियर इंजीनियर। जो एक तहसील में, एक सब डिवीज़न में, जैसे 3 JEN है तो किसी को 3 गांव मिल गए, किसी को 4 गांव मिल गए, 3-4 गांव के मिला के एक JEN, इस तरीके से। फिर उनके नीचे की हिरार्की तो और भी है, अगर आप जाओगे तो फिर हो सकता है उनके नीचे फीडर मैनेजर हो, लाइन मैन हो, मीटर रीडर हो, इस तरीके के छोटी छोटी पोस्ट और भी होती है। मेजर मैंने आपको बता दिए। अब सुनना, इसी के पैरेलल चीफ इंजीनियर की जगह अकाउंट्स जो विंग है, फाइनेंस जो विंग है, उसके अंदर हेड होते हैं कौन, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फिर उनके नीचे होते हैं चीफ अकाउंट ऑफिसर, CAO, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके नीचे होते हैं सीनियर AO, मतलब सीनियर अकाउंट ऑफिसर। फिर उसके बाद आते हैं कौन, अकाउंट ऑफिसर, AO। फिर उनके बाद आते हैं कौन, AAO, फर्स्ट। क्या बोला जाता है, AAO फर्स्ट, मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट। फर्स्ट मतलब फर्स्ट ग्रेड। फिर आते हैं AAO सेकंड, या इनको उर्फ बोला जाता है अकाउंटेंट। एंड देन इसके बाद में आती है पोस्ट कौन सी, जूनियर अकाउंटेंट। ये पूरी हिरार्की है किसकी,
जो फाइनेंस विंग होती है, अकाउंट्स विंग जो होती है, सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट, फिर वो प्रमोट होके बनते हैं अकाउंटेंट यानी WO सेकेंड, फिर वो प्रमोट होके बनते हैं WO फर्स्ट, WO फर्स्ट प्रमोट होते हैं किसमें, AO में, AO बनते हैं क्या, सीनियर AO, सीनियर AO से बनते हैं चीफ AO, और सबसे ऊपर चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। फिर डायरेक्टर तो होते ही हैं ऊपर, वो तो डायरेक्टर्स है, ये एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इनके पैरेलल हम देखना चाहें कि ये जो पोस्ट थी चीफ इंजीनियर और ये, इनके पैरेलल अकाउंट्स में कौन बैठते हैं, कौन काम करते हैं। अब मैं ड्यूटीज़ पे आऊँगा, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। चीफ इंजीनियर जो होते हैं उनके साथ वर्क करते हैं कौन, सीनियर AO, ठीक है। ये हर जोन पे लगाए जाते हैं, हर जोन पे, मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चीफ इंजीनियर, उनको साथ में सहयोग करते हैं कौन, सीनियर अकाउंट ऑफिसर। फिर हर सर्किल के अंदर, हर ज़िले में ऐसे जहाँ बैठते हैं उनको सपोर्ट करते हैं कौन, AO, अकाउंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी, ठीक है। फिर एक्शंस जो होते हैं उनके साथ में होते हैं नॉर्मली WO। फिर IN यानी सब डिवीज़न, वहाँ नॉर्मली जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, या उनको WO भी कई बार प्रमोट होने के बाद भी वहीं रह जाते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे कोई अकाउंट्स का पर्सन नहीं होता, मतलब लास्ट टू लास्ट कहाँ लग सकते हैं आप, सब डिवीज़न स्तर पे, मतलब तहसील स्तर पे। अब सुनना थोड़ा सा और ध्यान से, हम बात कर रहे हैं किसकी, जूनियर अकाउंटेंट की। अब मैंने आपको ये पोस्ट बताई है सारी, ये पूरी हिरार्की जो है, और ये इनके पैरेलल मैंने बता दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो आपकी पोस्टिंग जो होती है, मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं एज अ जूनियर अकाउंटेंट, तो आपकी पोस्टिंग जो है वो 2 जगह हो सकती है। एक तो हो सकती है कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, एक हो सकती है आपकी फील्ड में, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। फिर चलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताऊँगा आपको इजी। पोस्टिंग जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे पहली चीज़ कॉर्पोरेट ऑफिस। कॉर्पोरेट ऑफिस का मतलब जो कंपनी का हेड ऑफिस है। अगर JDVNL की बात करें तो जोधपुर, अजमेर की बात करें तो अजमेर, जयपुर की बात करें तो जयपुर, प्रसारण की बात करें तो जयपुर, और उत्पादन की बात करें तो जयपुर। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में खूब सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया जो रेवेन्यू का ध्यान रखता है, टैक्सेशन का डिपार्टमेंट हो गया, बजट का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट का हो गया, सामान का खरीद बेच। फिर TW होता है टर्न की वर्क्स, मतलब जो बड़े बड़े वर्क्स होते हैं, लाइन खींचना, GSS बनाना, इस तरह के। फिर सिविल हो सकता है, सिविल के जितने भी काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन और इस तरीके के। फिर IT से रिलेटेड हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और भी 10 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो आप कॉर्पोरेट ऑफिस में एज ए जूनियर अकाउंटेंट इन विभागों में कहीं भी पोस्ट हो सकते हो। अब मेनली यहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या होती है, देखिए ये जो अकाउंट्स विंग है जो हम देख रहे हैं, पैरेलल जो चल रही है अकाउंट्स विंग, किसके, टेक्निकल के। अकाउंट्स विंग जो होती है बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट संस्था के अंदर उसका मूल काम जो होता है क्या होता है, चेक एंड वेट। क्या होता है चेक एंड वेट? चेक एंड वेट का मतलब होता है कि जो भी काम किया जा रहा है वो एज पर रूल्स है या नहीं, एज पर रूल्स है या नहीं। मतलब जो फाइनेंशियल पावर होते हैं वो किसको होते हैं, अकाउंट्स विंग को होते हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसा देना, पेमेंट करना, इस तरह के काम। प्लस जो दूसरे जितने भी वर्क हो रहे हैं
वो सारे एज पर रूल हो रहे हैं। अब काम कौन कर रहे हैं? जो टेक्निकल विंग है वो सारे क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करने का मतलब जो भी हो, चाहे कनेक्शन देने से लेके, रिकवरी से लेके, कुछ खरीदना बेचना, जो भी वर्क्स हो रहे हैं सारी टेक्निकल विंग कर रही है। लेकिन हर किसी के साथ में कौन होता है? एक अकाउंट्स का मेंबर होना ज़रूरी है। ये रूल्स कहता है कि वो अकाउंट्स का मेंबर हर काम को क्या करेगा? चेक वेट करेगा, मतलब उस पर अपना ओपिनियन देगा कि भाई ये धारा है, इसके तहत जैसे आईएन कोई 1 लाख रुपए का सामान खरीद रहा है, तो वहाँ जो उसके पैरेलल अकाउंट्स का आदमी बैठा है, जूनियर अकाउंटेंट, वो लिखेगा उसके ऊपर कि भाई हमने इसको देखा और 1 लाख तक की पावर इनके पास है, ये खरीद सकते हैं, उसको टेंडर करना होगा, ऑनलाइन करना होगा, ये नियम है। तो वो लिखेंगे और फिर इन नियमों के अनुसार काम होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली चेक एंड वेट का काम होता है क्या? अकाउंट्स विंग का। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन डिपार्टमेंट में कहीं भी लगते हैं तो नॉर्मली आपका वर्क क्या होगा? जो भी वर्क हो रहे हैं, मतलब TW, मटेरियल मैनेजमेंट, सिविल, जो भी काम हो रहे हैं उनके अंदर क्या करना? चेक एंड वेट करना, उन कामों की सत्यता, उनके रूल्स नियमों को जांचना। फिर आप अगर कोई पेमेंट वाले विभाग में हो, ठीक है, तो वहाँ आपको पेमेंट से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही है या नहीं, इस तरह की चीज़ें चेक करनी होती है। ये सब कहाँ होता है? कॉर्पोरेट ऑफिस में। दूसरा आप कहाँ लग सकते हो? जर्नल ऑफिस में। जो जोन में ऑफिस होता है वहाँ भी कुछ पोस्ट होती है, वहाँ भी आप लग सकते हो। वहाँ आपको ऐसे कोई नॉर्मली बड़ा काम नहीं मिलता, चेक एंड वेट तो है ही, मतलब आप तो एज अ जूनियर अकाउंटेंट लगे हो, लेकिन जर्नल ऑफिस है तो वहाँ कौन काम कर रहा होगा? एक सीनियर अकाउंट ऑफिसर भी वर्क कर रहा होगा। तो वो जो उनके पास जो फाइलें होती है चेक वेट के लिए, वो आपको भेजते हैं, आप उनके अंदर जो भी नियम कायदे कानून है वो देख के वापस इनको फॉरवर्ड करते हैं और वो वापस इनको भेज देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई छोटे मोटे मिसलिनियस वर्क्स जो होते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड और इस तरीके के। फिर तीसरी पोस्टिंग आप ले सकते हो किसमें? सर्किल ऑफिस में। कहाँ पे? सर्किल ऑफिस में। सर्किल ऑफिस मतलब जो हर डिस्ट्रिक्ट पे होता है, हर ज़िले में होता है। अब सर्किल ऑफिस में एक ऑफिस होता है एससी का, एक होता है एओ का, अकाउंट ऑफिसर का। तो जो एओ का ऑफिस है उसके अंदर करीब 10-20 लोग जो है जूनियर अकाउंटेंट, डबल इस तरह के लोग काम करते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि सर्किल में सबसे ज़्यादा काम होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा काम होता है, टेंडरिंग और इस तरह की चीज़ें जो लगातार चलती रहती है साल भर, तो इनके अंदर स्टाफ की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये चेक एंड वेट का काम कंटिन्यूस साल भर चलता है, प्लस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, टैक्सेशन की कंप्लायंस करना, रिटर्न्स भरना। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट और इससे रिलेटेड वर्क, और भी कोई फॉर्मेलिटीज़ होती है, ऑक्शन और इस तरह की चीज़ें। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, हर काम के अंदर यूँ समझ लीजिए आपको क्या करना है? नियम कायदे कानून को बताते चलना है। ये कौन सा ऑफिस हो गया? सर्किल ऑफिस। फिर उसके बाद आप सबसे एक जो अलग पोस्ट है, फिर सर्किल के पैरेलल आप एक्शन ऑफिस में भी काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ लिमिटेड एक आध पोस्ट होती है, ज़्यादा पोस्ट होती नहीं है। फिर सबसे मेन आता है कौन सा? आईएन ऑफिस आपका, जिसको हम बोलते हैं सब डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सब डिवीज़न। मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा मेन काम होता है, ये की पॉइंट है, जहाँ से सारे क्या जारी होते हैं? आपके बिल जारी होते हैं, जहाँ से सारे नए कनेक्शन जारी होते हैं। मतलब पूरा जो डिस्कॉम है वो यहीं से ऑपरेट होता है। मतलब ये एक्चुअल जगह है जहाँ कस्टमर्स आते हैं अपनी फरियाद लेके, नया कनेक्शन हो जाए, कोई भी दिक्कत हो, सारा कहाँ से होगा? सब डिवीज़न से ऑपरेट होगा। अब सब डिवीज़न के इंचार्ज होते हैं कौन? मैंने बताया था आपको, AEN मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक उनके साथ में कौन काम करता है? एक ARO, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, सहायक राजस्व अधिकारी। तो आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट क्या लग सकते हो वहाँ पे? ARO लग सकते हो। एज ए जूनियर अकाउंटेंट आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो सकती है एज अ ARO, क्योंकि ARO के रूप में सब क्या होते हैं? जूनियर अकाउंटेंट ही नॉर्मली वर्क करते हैं। तो जब आप सहायक राजस्व अधिकारी के रूप में लगते हो तो आपकी एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक तरीके से आप बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या? बिलिंग शेड्यूल होता है, एक बिल बनाने का शेड्यूल होता है।
ऐसा नहीं होता है कि भाई आज 1 तारीख है, जाओ सब कस्टमर की 5 दिन में रीडिंग लेके आ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, लाखों कस्टमर है। तो जो बिलिंग का एक शेड्यूल होता है वो साल भर चलता है 24/7। पहले 7 दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक के कस्टमर, जैसे 1 से लेके 5,000 तक के कस्टमर 1 से 7 तारीख तक ले आए, फिर 7 से 14 तक 5 से 10,000 तक के जो कस्टमर है नंबर सीरियल नंबर वाले वो, फिर 14 से 21 तक अगले, और 21 से 28 तक, यूँ करते महीना ख़त्म हो गया तो साल भर आप बिल जारी करते रहे, रीडिंग भी आती रही। तो एक बिलिंग शेड्यूल होता है। तो बिलिंग करवाना सबसे पहला काम होता है किसका? सहायक राजस्व अधिकारी का। फिर दूसरा काम रेवेन्यू रिकवरी, जो बिल हुआ जारी उसके बदले में पैसा जमा करना। तो एक आपके अंडर में क्या होगा? कैशियर होगा, कैश सेक्शन होगा, जहाँ डेली क्या आएगा? कैश जमा होगा, तो उसकी डेली रिकॉर्डिंग, उसको जमा करवाना, डिपॉजिट करना, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू कलेक्शन। इसके अलावा आपके पास मीटर रीडर्स, एलडीसी, इस तरह के अलग जो वर्किंग स्टाफ होते हैं, पूरा आईएन ऑफिस, उसके अंदर सारे स्टाफ को क्या करना होता है? आपको मैनेज करना होता है, अपने काम को इस तरीके से अलोकेट करके चलना पड़ता है कि आपका काम जो है वो रुके नहीं, क्योंकि ये अपने आप में की ऑफिस है। यहाँ से पूरा डिस्कॉम का जो रेवेन्यू है वो निर्धारित होता है। तो रेवेन्यू के जो टारगेट्स होते हैं उनको क्या करना होता है? आपको अचीव करना होता है। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स भेजनी होती है आपको, MIS जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ताकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको डेली बेसिस पे पता चले आज कितना कैश आया, कितनी बिलिंग हुई, ठीक है, बिलिंग कहीं लेट चल रही है तो क्यों नहीं चल रही, रीडिंग नहीं आ रही है, क्या कारण है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो फील्ड में एक्चुअल ऑफिस में होती है। इसके अलावा कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आती है, मीटर चेंज कर दो, मीटर ख़राब हो गया तो उसका एक ऑर्डर निकलता है MCO, कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, जमा हो गया, ऐसे छोटे छोटे हज़ारों अनगिनत काम हैं जो एक सहायक राजस्व अधिकारी करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन वर्क एरिया आपका। और पोस्टिंग आप कहाँ कहाँ पे ले सकते हो। कॉर्पोरेट ऑफिस, ये एक तरीके से वाइट कॉलर जॉब है, आप आराम से सुबह आइए ऑफिस, शाम को जाइए। ये भी इसी तरह का, ये भी इसी तरह का। लेकिन ये जो सब डिवीज़न का है ये फील्ड ऑफिस है, तो यहाँ आपको काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब आप एक की पोजीशन में होते हैं, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, कंपेरेटिवली पावर भी बहुत ज़्यादा होती है बाकी ऑफिसेज़ की। आपकी वैल्यू होती है, आपकी एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को मैनेज करते हो तो एज ए पर्सन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ आते हैं हम लोग इस पे सैलरी के ऊपर। तो सैलरी सबसे पहले प्रोबेशन जो 2 साल का होता है, उस प्रोबेशन में आपको 23-24,000 जो है वो सैलरी दी जाती है, 23 से 24,000। देन फिर जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है 2 इयर्स, जो सबका ही होता है जो काम करते हैं, अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नॉर्मली 99.99% का प्रोबेशन सक्सेसफुली क्लियर होता है। तो इसके बाद में ये सैलरी आपकी बढ़ के हो जाती है अराउंड 40+। मतलब ये देख लीजिए, ये 70% है, इसको आप 100% कर लीजिए, 40 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है, 40+, जिसके अंदर आपका बेसिक सैलरी होगा, आपका DA होगा, आपका HRA होगा, फिर आपका PF भी जमा होगा, ठीक है, और कोई सिटी कंपनसेटरी अलाउंस या जो भी छोटे मोटे अलाउंसेज है वो सारे मिला जुला के इस तरीके से आपकी सैलरी रहती है। फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात जहाँ तक है, तो नॉर्मली जब आप फर्स्ट टाइम नए लगते हैं तो उस टाइम तो आपकी पोस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट ही तय करता है कि आप कहाँ लगेंगे। जहाँ जगह आपके नियर बाय होती है वहीं लगाते हैं। एज सच कोई आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती कि आप कहाँ लगना चाहते हो। ट्रांसफ़र नॉर्मली मान लीजिए 2-3 साल में कभी कभार हो जाती है, बाकी नॉर्मली नहीं भी होती। 10-10 साल तक एक ही जगह बैठे रहते हैं लोग। तो ट्रांसफ़र की कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा और कौन सी चीज़ रह गई? अच्छा, प्रमोशन कब होता है? तो प्रमोशन के लिए बनती है सीनियरिटी लिस्ट। क्या बनती है? सीनियरिटी लिस्ट, मतलब वरिष्ठता सूची जिसको कहते हैं।
ये बेस्ड होती है किस पे, मेरिट। मेरिट का मतलब अभी जो एग्ज़ाम आप दोगे इसके अंदर जो आपकी मेरिट बनेगी, जैसे जो फर्स्ट नंबर पे रहा 1 नंबर पे, तो वो इस बैच के अंदर हमेशा 1 नंबर पे रहेगा। और इससे पुराने भी तो जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे, तो मान ली इससे पहले 300 जूनियर अकाउंटेंट और काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो पर्सन इस एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट है वो उसका रैंक आ जाएगा सीनियरिटी में 301वां, और उस हिसाब से बाकी सबका नंबर हो जाएगा। अब मान लो ये अगले 3 से होते होते AA और ये बन गए, तो इसके बाद सबसे पहले प्रमोशन किनका होगा, इनका होगा। ये सीनियरिटी है। इसके अलावा रिजर्वेशन तो होता ही है, हालांकि जो बेनिफिट्स है रिजर्वेशन के कि रिजर्व कैटेगरी से भी प्रमोशन में बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। ये हो गया प्रमोशन की बात। तो नॉर्मली आप मान के चलिए 4 से 5 साल तो लगते हैं, 3 4 5 साल, जिसमें आप किस में बन जाते हो, क्या बन जाते हो, AA प्रमोशन हो जाता है आपका। उसके बाद सैलरी भी बढ़ती है। उसके बाद वो तो एनुअल इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के जो हर साल DA और एनुअल इंक्रीमेंट जो मिलता है जुलाई के अंदर, वो आपको मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ आती है किसकी, ये हो गया जूनियर अकाउंटेंट। इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ठीक लगी जानकारी तो भी मेरे तक वापस पहुंचाए। अब बात करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर की, लेखा अधिकारी जिसको बोलते हैं। ये कहाँ स्टैंड करता है एक बार देख लेते हैं। ये बैठे भाई साहब। तो देखिए रिक्रूटमेंट जो होता है डायरेक्ट वो 2 पोस्ट पे होता है, जूनियर अकाउंटेंट और AO। और AO की जो पोस्ट होती है उसका 50-50 रेशियो होता है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 50% बाय प्रमोशन से, ठीक है। जो यहाँ से होते 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 यहाँ पहुँचते हैं और 50 डायरेक्टली आ जाते हैं। अब अकाउंट ऑफिसर के रूप में आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, कॉर्पोरेट ऑफिस या सर्किल ऑफिस। मतलब जो ज़िला है आपका, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने कहा था SC जो होता है उसके पैरेलल एक ऑफिस होता है किसका, लेखा अधिकारी का, AO का। और यहाँ जो AO है उसकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पोस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है, क्योंकि वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का फाइनेंस का पूरा इंचार्ज होता है। तो उसको जितने भी पेमेंट्स होते हैं उनका केयर करना होता है, जितने भी वर्क्स हो रहे हैं उनकी चेक एंड वेट उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि वो करवाता है चेकिंग किससे, फिर अपने सहयोगी जो जूनियर अकाउंटेंट AA उनसे, लेकिन मेनली वो उसका भी काम है। फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करना पूरे, ठीक है। जो स्टोर होता है उसकी भी कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी होती है। जो सर्किल के अंदर एक स्टोर होता है, इन्वेंट्री जहाँ रखी जाती है। इस तरीके से जो सर्किल ये होता है एक तरीके से कह दीजिए अनलिमिटेड वर्क है उसके पास, कभी समाप्त नहीं होने वाला। सबसे की काम होता है इसका क्या, जितने भी उसके अंडर फील्ड में ARO है उस ज़िले के अंदर, जैसे 7 तहसील है तो 7 ARO, उन 7 से रेगुलर टच में रहना पड़ता है कि आप रेवेन्यू क्या कीजिए, रिकवर कीजिए, प्लस टाइमली क्या करवाइए, बिलिंग करवाइए। बिलिंग का शेड्यूल आपको डेली हर घंटे देखना पड़ता है कि कितनी बिलिंग हो चुकी है, कितनी कम है, कितने टारगेट से पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक है। फिर रेवेन्यू रिकवरी का काम, जो बिलिंग हो गया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इस तरीके की। प्लस अपने मैन पावर को मैनेज करना, जो स्टाफ काम कर रहे हैं साथी उनको मैनेज करना, वर्क अलोकेट करना। फिर जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो आपके सर्किल के इंचार्ज है, सबसे मेन है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेन काम तो वो कर रहे हैं। मेन काम का मतलब हम तो फाइनेंस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं ना, जो की वर्क, जो बिजली से रिलेटेड नई स्कीम जो काम करवाना, कोई वर्क करवाना, कोई लाइन खींचनी, कुछ परचेज करना, तो उनको सपोर्ट करना, मतलब उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स और इस तरह की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये होता है सर्किल ऑफिस। फिर इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस में भी खूब सारी पोस्ट होती है, जैसे AO टैक्स, टैक्सेशन, AO बजट, अकाउंट ऑफिसर बजट, AO रेवेन्यू,
एओ अकाउंट्स, एओ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इस तरह की और भी कई छोटी मोटी पोस्ट होती है, छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी है, लेकिन इनका फिर काम स्पेसिफिक हो जाता है कि पूरे डिस्कॉम का टैक्स के मैटर्स जो भी होते हैं, चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, ये सब ये इनको हैंडल करने, पूरे डिस्कॉम का बजट इनको हैंडल करना। रेवेन्यू जो उनकी पूरी कंपाइलिंग और डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है, यहाँ पे अपने स्टाफ के जरिए हर जगह टच में रहते हैं, ये हर सर्किल में पूरे दिन बात चलती रहती है। फिर अकाउंट्स कंपाइल करना। एक होता है आईए इंटरनल ऑडिट, तो ये इंटरनल ऑडिट करते हैं क्या, दो तरह की, रेवेन्यू की और खर्चों की, दोनों की अलग अलग टीम होती है। आईए रेवेन्यू एंड आईए एक्सपेंडिचर, दो एओ होते हैं यहाँ पे। अब मैं एक वहाँ पोस्ट भूल गया था जो मैंने बताई थी ना आपको, जूनियर अकाउंटेंट में, तो आप एक ये इस डिपार्टमेंट में भी लग सकते हो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में भी लग सकते हो। यहाँ बेसिकली आपको क्या करना है, अलग अलग जो फील्ड के ऑफिस है जहाँ की आप ऑडिट कर रहे हो इंटरनल, वहाँ जाना होता है, वहाँ रहना होता है और ऑडिट करनी होती है, ठीक है। अब रेवेन्यू की है तो रेवेन्यू की, और एक्सपेंडिचर की है तो एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके काम रहते हैं, स्पेसिफिक काम है एकदम, ओके। ये किसके हैं, अकाउंट्स ऑफिसर के, दो ही जगह, या सर्किल ऑफिस या कॉरपोरेट ऑफिस। फिर इनके पर्क्स परक्यूजिट्स की बात करें, सैलरी तो इनिशियली आपको मिलती है 39,300 समथिंग, 39,000, और प्रोबेशन के बाद आपको मिलती है 68,000 के अराउंड, ठीक है। इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं मिलती, दिमाग से ख्याल निकाल लेना, ठीक है। रहने को घर अगर आप अप्लाई करो तो आपका एचआरए कटेगा, वो आप ले सकते हो घर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डिस्कॉम का जो घर होता है, क्वार्टर जो होते हैं। फिर प्रमोशन होता है आपका किस में, सीनियर एओ में, तो नॉर्मली 5 से 10 साल इसमें लगते हैं, ठीक है। और सैलरी तो आपकी हर साल बढ़ती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। यही चीज़ है मोटी मोटी। ये मैंने बताया था मेनली किसको ध्यान में रखते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, तीनों को। फिर उसके अलावा राजस्थान विद्युत प्रसारण जो होता है, प्रसारण के अंदर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। प्रसारण किस तरीके से काम करता है, काम तो वहाँ भी ऐसे होता है, लेकिन वहाँ पूरे 32-33 ज़िले हैं, सर्किल हैं, और हर सर्किल के अंदर उनका भी क्या होता है, एक एओ होता है, प्लस उनके सपोर्ट में क्या होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट। लेकिन यहाँ फिर उसके बाद ये जो सर्किल ऑफिस है, इसके नीचे के ऑफिस नहीं होते, जैसे जो सब डिवीज़न डिवीज़न वो होते हैं, लेकिन वहाँ अकाउंट्स का कोई रोल नहीं है। क्यों, वहाँ से कोई कस्टमर को बिजली तो आप बेच नहीं रहे हो, वो सिर्फ क्या है, टेक्निकल काम है, वहाँ अकाउंट्स का कोई काम नहीं है, वो तो सिर्फ बिजली देने का काम करते हैं। तो आप सर्किल में काम करते हो, और यहाँ क्योंकि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है ये सैप और इस तरह के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तो यहाँ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं हो के आप कंप्यूटर पे, और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैं कह सकता हूँ काम है, थोड़ा बेहतर काम है बाकी तीनों डिस्कॉम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। चाहे आप एओ हो चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, साफ़ सुथरा काम कह सकता हूँ मैं। तो यहाँ भी आप सर्किल्स में लग सकते हो या फिर हेड ऑफिस में लग सकते हो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। चलिए, ये मैंने कोशिश की थी कुछ जानकारी आपको मिल जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको बाकी चीज़ें तो अपन पढ़ ही रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। थैंक यू।